Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 6 learning and covered almost topics. Today in this video we will be discuss about the topic of learning disability and last topic in this chapter, application of learning principle. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is learning disabilities. लर्निंग डिसएबिलिटी के अगर हम कॉमन या जनरल वे में डिफाइन करें कि आपको लर्निंग करने में कितना प्रॉब्लम आ रही है, आप अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी डिसएबिलिटीज हो रही है, अनेबल हो रहे हो आप लर्न करने में. यू मस्ट हैव हियर ऑब्जर्व और रीड दैट थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन गेट एनरोल्ड फॉर एजुकेशन इन स्कूल, जिसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी एजुकेशन डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिन्हें उन स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, ड्रॉप आउट. क्या बोलते हैं? ड्रॉप आउट बोलते हैं, जो अपनी एजुकेशन डिमांड को, जो क्या है, एजुकेशन डिमांड को क्या है, फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चों को क्या बोला, ड्रॉप आउट बोला जाता है. बहुत से रीजन हो सकते हैं उन बच्चों के अंदर. सेंसरी इम्पेयरमेंट होती है, सोशल एंड इमोशनली डिस्टर्बेंस होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी होती है, मतलब उनके अंदर इंटेलेक्चुअल जो डिसएबिलिटी होना स्टार्ट हो जाता है. उनके इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी वो इफेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं नहीं कर पाते. सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी अगर डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से भी ये रीजन हो सकते हैं. क्लियर? नाउ व्हाट इज लर्निंग डिसएबिलिटी? It refers to heterogeneous group of disorder. ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर के क्या है, heterogeneous ग्रुप होते हैं जिन्हें मैनिफेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जिन्हें लर्निंग करने में जो प्रॉब्लम आती है, जो रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, राइटिंग नहीं कर पाते, बोलने में प्रॉब्लम आती है, रीजनिंग करने में प्रॉब्लम आती है, मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, और उनके ऐसी एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है, लर्निंग डिसएबिलिटी. ये बच्चों के अंदर इनहेरिटेड होते हैं, बच्चों के अंदर इंटरनली फैक्टर होते हैं. लर्निंग डिसएबिलिटी किस में होती है? स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर होती है, स्टूडेंट्स में होती है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं. क्लियर? बच्चों में ही लर्निंग डिसएबिलिटी होती है. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? और ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये क्यों में, जहां पर आपने ब्रेन का पार्ट पढ़ा है चैप्टर 3 के अंदर, उसमें एक ब्रेन पढ़ा था हमने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में के फंक्शनिंग में कोई डिफिकल्टी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब हमें लर्निंग डिसएबिलिटी होती है. उसमें हमें डिफिकल्टीज होती है लर्न करने में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, कैलकुलेशन करने में. कब होती है? जब हमारे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन का पार्ट है, उसके फंक्शन में जब कोई प्रॉब्लम आती है, तब हमें ये सारे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जो भी एक्टिविटीज है, उनको सोल्व करने में प्रॉब्लम या डिफिकल्टी आती है. क्लियर? अगर इफ इट इज नॉट रेमेडिएट, इट मे कंटिन्यू थ्रू आउट द, अगर इसको टाइम पर क्योर ना किया जाए या ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो उसका थ्रू आउट द लाइफ इफेक्ट पड़ता है. मतलब अगर इसको सिचुएशन में जिस टाइम पे बच्चों को हुआ है, ये हो रहा है, ऐसे लर्निंग डिसएबिलिटी के बच्चे हैं, अगर उसको टाइम पर ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो उसकी लाइफ पर, पूरी लाइफ पर इफेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, उसका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, उसके सोशल रिलेशन को समझ में नहीं आते, ये कौन है, क्या मेरे लगते हैं, कौन सा मेरे चाचा है, उनको ये पता चलता, उनको समझाना पड़ता है. एंड जो डेली रूटीन वर्क होते हैं उसमें भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये अच्छे से अपना डेली रूटीन का खुद का काम नहीं कर पाते. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लर्निंग डिसएबिलिटी. एंड व्हाट इज द लर्निंग डिसएबिलिटी? अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो लर्निंग डिसएबिलिटी क्या होती है? जहाँ पे हम लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, अनेबल होते हैं. ये किसकी? अगर हमारा सेंसरी इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी होती है, और हम क्या करते हैं,
इन्वायरमेंट, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये रीजन हो सकते हैं। और जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में, मैथ्स की प्रॉब्लम को सोना, रीजनिंग करना, तो इन चीज़ों में अगर डिफ़िकल्टी है तो वो बच्चा लर्निंग डिसएबिलिटी है उनमें। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। सो गाइस, सिम्टम ऑफ लर्निंग डिसएबिलिटी, जिन बच्चों में लर्निंग करने में डिसएबिलिटी है, लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके कुछ सिम्टम भी होते हैं। सो फर्स्ट सिम्टम इज डिफिकल्टी इन राइटिंग। राइटिंग करने में डिफिकल्टी आती है, वो अच्छे से राइट नहीं कर पाता है, वो वर्ड्स को रिवर्स कर देता है, या फिर जब वर्ड्स को जब स्ट्रेट लाइन में लिखता है तो लिखते लिखते वो अपर की तरफ चला जाता है, लेकिन वो राइट वर्ड्स को क्या है रिवर्स करके लिख देता है, उसको पता नहीं चलता वो क्या लिख रहा है। रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, वो अच्छे से रीड नहीं कर पाता है, लिसनिंग नहीं कर पाता है। लिसनिंग करने का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि इसका ऑडिटरी डिफेक्ट हो गया, उसका ऑडिटरी सेंसेशन काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है लेकिन सुनाई उसको क्या है कम दे रहा है, लिसनिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। स्पीकिंग में वो अच्छे से बोल नहीं पाता, वो या फिर सामने वाले को देखता रहेगा, वो बोलेगा तो बिल्कुल ही मतलब बोलेगा, वैसे बोलना ही नहीं है वो। स्पीकिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है। सेकेंड सिम्टम इज डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। अटेंशन को पे नहीं कर पाता, 1 मिनट कोई बोल रहा है तो नहीं सुनेगा वो, उसकी अटेंशन होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अटेंशन को वो प्रॉपर तरीके से पे ही नहीं कर पाता, वो हाइपर एक्टिविटी करने लग जाता है, ठीक है। 1-2 मिनट अगर टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रही है तो 1-2 मिनट सुन लेगा और हाइपर हो जाएगा, मतलब कुछ और ही करने लग जाएगा। यहाँ पे उसकी जो अटेंशन है वो पे नहीं कर पाता है, 1-2 मिनट से ज़्यादा वो अच्छे से सुन ही नहीं पाता है और कुछ और ही एक्टिविटीज़ करने लग जाता है, कुछ और ही मूव दूसरी तरफ काम करने लग जाता है वो, लेकिन अटेंशन को पे नहीं कर पाता है। थर्ड इज पुअर स्पेस ओरिएंटेशन। स्पेस जहाँ पे कहीं भी होगा एडजस्टमेंट करने में उसको डिफिकल्टी आती है, वो हर जगह एडजस्टमेंट नहीं होता है। सेंस ऑफ टाइम, टाइम का उसको नहीं पता होता है कि अब मुझे ये काम है, मुझे स्कूल में पहुंचना है, कब कहाँ पहुंचना था, मैं टाइम से पहले या टाइम से बाद, उसको टाइम की कोई भी सेंस नहीं रहती है। डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स को डायरेक्शन का नहीं पता होता कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है या डाउन जाना है, इन सब के अंदर क्या है उसको डिफिकल्टी आती है। फोर्थ इज पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत पुअर होता है, अच्छे से उस चीज़ों को पकड़ नहीं पाता। पुअर डेक्टिलिटी, डेक्टिलिटी मीन्स दैट बैलेंस, वो चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पाता। इनएबिलिटी टू शार्प अ पेंसिल, पेंसिल को भी अच्छे से वो शार्प नहीं कर पाता क्योंकि उसके मोटर जो कोऑर्डिनेशन है काम करने में पुअर है, राइट। Fifth is fail to understand direction, oral direction, यहाँ oral direction आना है। वो जो भी oral जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो उसको भी अंडरस्टैंड करने में उसको डिफिकल्टी होती है, उसमें भी फेल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता, क्योंकि वो अटेंशन को पे ही नहीं कर पाता। क्लियर? मिस जज रिलेशनशिप क्लासमेट फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लासमेट्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो रिलेशनशिप को जज कर लेता है, मिस जज होता है कि नहीं ये तो मेरे को मारेगा, मेरे को डांटेगा, मेरे को उससे बात ही नहीं करनी, मतलब क्या है ये मिस जज कर रहा है अपने फ्रेंड्स को। एंड फेल टू बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को भी ऑर्गेनाइज करने में, रिकॉग्नाइज करने में भी फेल हो जाता है। सेवंथ इज परसेप्चुअल डिसऑर्डर। परसेप्शन क्या है हमने पढ़ा था, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हमारे सेंसेस ने जो भी स्टिमुलस को सेंस किया है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है, देन हमें परसेप्शन होता है। लेकिन लर्निंग डिसेबल के पर्सन में, बच्चों के अंदर ये परसेप्शन डिसऑर्डर हो जाता है क्योंकि वो चीज़ों को इतना सेंस नहीं कर पाता है, सेंसरी इंपेयरमेंट होती है जिसकी वजह से विजुअल, ऑडिटरी एंड पेन डिफरेंशिएट, कॉल आ रही है या बेल बज रही है, इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, और फोन की रिंग बज रही है या बेल बज रही है, क्या हो रहा है उन चीज़ों में रिकॉग्नाइज कर ही नहीं कर पाता क्योंकि उसके सेंसरी इंपेयरमेंट, उसका परसेप्शन डिसऑर्डर होता है। एंड सिम्टम इज लास्ट, नंबर ऑफ लर्निंग डिसेबल,
लार्ज नंबर ऑफ लर्निंग डिसेबल सबसे ज़्यादा होती है, जिसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि यहाँ पे जो लर्नर डिसेबल जो बच्चे होते हैं वो फेल, मतलब वर्ड को कॉपी करने में भी फेल हो जाते हैं, राइट, वो कॉपी ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल पी को पी एंड क्यू में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, बी एंड डी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, सा एंड बोथ में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। दिस इज द सिम्टम ऑफ लर्निंग डिसएबिलिटी। जिन बच्चों में ऐसे सिम्टम होते हैं, हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं, उन्हें लर्निंग डिसएबिलिटी होती है। अगर इन्हें टाइम के साथ क्योर ना किया जाए, ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो क्या होता है, पूरी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ उसको इफेक्ट करती है। लर्निंग डिसएबिलिटी को क्योर किया जा सकता है किसके द्वारा? टीचिंग मेथड के थ्रू क्या है, इसको क्योर किया जाता है टीचिंग मेथड से। यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी टेक्निक्स को यूज किया है और लर्निंग डिसएबिलिटी से जो भी पर्सन या बच्चे हैं उनको क्योर भी किया है। बहुत सारी टेक्निक है, किसके थ्रू? टीचिंग मेथड की हेल्प से इम्प्रूव करके हम टीचिंग मेथड की हेल्प से क्या है, लर्निंग डिसएबिलिटी को क्योर कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट का, जिन्होंने डिफरेंट टेक्निक को यूज किया है और उन बच्चों को क्योर भी किया है। दिस इज द लर्निंग डिसएबिलिटी। आई होप ये लर्निंग डिसएबिलिटी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। सो गाइस, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स। हमने अब तक पूरे चैप्टर को पढ़ा है, व्हाट इज लर्निंग, फीचर्स ऑफ लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किल्स लर्निंग, इनसाइट लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, वर्बल लर्निंग। अब तक हमने ये पढ़ा है, राइट। उन प्रिंसिपल्स को अपनी रियल लाइफ में हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल। क्लियर? इसके फेजेस है, फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ढेर सारे एम्प्लॉयज क्या है वर्क करते हैं, जहाँ पे मैनेजर होते हैं और उनके बॉस होते हैं। क्लियर? कुछ एम्प्लॉयज क्या है, एब्सेंट रहते हैं, तो कुछ मेडिकल लीव पर रहते हैं और कुछ इनडिसिप्लिन में रहते हैं, तो कुछ डेली आते हैं, अपनी सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। ठीक है, कोई आ रहा है आजकल डेली का ऐसा ही चल रहा है, एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। इस चीज को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट रिवॉर्ड को प्रेफरेंस देते हैं। किसको? रिवॉर्ड को। रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट कहाँ पे पढ़ा था हमने? ऑपरेंट कंडीशनिंग में, राइट। एब्सेंटिज्म उन्होंने क्या किया, एक हर 3 मंथ के अंदर उन्होंने क्या है, एक ड्रम के अंदर ढेर सारे एम्प्लॉयज के नेम लिख के, जहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं निकाल, उसमें नेम्स डाल दिए। उन नेम्स को उन्होंने क्या किया, रैंडमली 5 या 6 नेम्स की स्लिप उठाई, जिन्हें देखा गया कि वे लोग जो डेली अपने काम पर आते हैं उन्हें एक रिवॉर्ड दिया गया, राइट। रिवॉर्ड के मिलने से जो मेडिकल लीव पर रहते थे और जो एब्सेंट रहते थे वो रिड्यूस होता गया, क्योंकि उनको ये लगा कि हमें रिवॉर्ड मिल रहा है तो डेली हमें आना चाहिए, अपना काम पे रहना चाहिए। तो देखा गया कुछ हद तक जो मेडिकल लीव पर रहते थे, जो सबसे ज़्यादा एब्सेंटिज्म थे, उनमें क्या है वो चीज आ गई, मतलब वो लर्न कर रहे थे उस चीज को। क्लियर? जहाँ पे किसकी वजह से? रीइंफोर्समेंट की वजह से, रिवॉर्ड की वजह से। अगर हमें कोई भी डिजायर रिस्पॉन्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, ताकि रिवॉर्ड से वो चीज लर्न हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट इज इनडिसिप्लिन। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी वहाँ रहते थे जो इनडिसिप्लिन मैनर में थे, अपना काम प्रॉपर नहीं करते थे, कुछ भी वो करने लग जाते थे, कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे, कभी कर रहे थे, कभी नहीं कर रहे थे। तो इनडिसिप्लिन मैनर को भी यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। अगर आप डेली आ रहे हो, आपको रिवॉर्ड दी रहा है,
अगर आप अपसेंट हो रहे हो फिर भी आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, जैसे जैसे ये चीज़ें घटती गई, रिड्यूस होती गई रिवॉर्ड के कारण। तो लर्निंग के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमें किसी से भी कोई भी अपना डिजायर रिस्पॉन्स चाहिए तो हम उसको रिवॉर्ड के थ्रू क्या है रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड इज थेरेपी प्रोसीजर माल एडेप्टिव बिहेवियर। थेरेपी से जो भी माल एडेप्टिव बिहेवियर है किसी भी पर्सन का को हम क्या है थेरेपी के थ्रू ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, मॉडिफाई करते हैं हम। ठीक है। अगर हमारा किसी के प्रति अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं कर रहा, अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का है और हमने कहा कि नहीं तुम्हें एग्रेसिव नेचर नहीं करना है, तुम्हें हर जगह अपना एग्रेशन शो नहीं करना है, तुम हर टाइम में फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकते हो, अगर तुम पूरे दिन में 24 आवर्स के अंदर तुम अपना फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर ना करो तो तुम्हें एक रेन इन्फोर्समेंट मिलेगा। क्लियर। तो हमने वहां पे इसको क्या कर दिया, एक्सटिंक्शन कर दिया, हमने उसको वहीं पे रोक दिया, मीन्स वहां पे उसके बिहेवियर को क्या है भुलाना चाहा। ठीक है। अब एक्सटेंशन इन चीज को हमें थेरेपी कैसे देंगे। इम्पल्सिव थेरेपी होती है, एक फ्लडिंग होती है। इम्पल्सिव थेरेपी क्या होती है, इमेजिनेशन करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को किसी भी चीज के फियर रहता है तो उसको उस फियर से क्या है इमेजिनेशन करवाया जाता है कि मान लो आपको किसी भी कोई वाटर से फियर होता है, किसी को हाइट से होता है, तो किसी को अंधेरे कमरे में होता है ना। अंधेरे कमरे में क्या है आपको बिठा दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने आईज को क्लोज करो, आप अंधेरे रूम में हो। तो इस तरीके से क्या है उस फियर के साथ उनका कांटेक्ट करवाया जाता है जब उनको एक चीज होती है। ठीक है। उनका कोच कौन होता है, वहाँ पे थेरेपिस्ट होते हैं। सेकेंड आता है फ्लडिंग। फ्लडिंग मीन्स आपका जो फियर है उसके साथ आपको एक्सपोज करवाया जाता है। एक्सपोज करवाया जाता है विद एन एक्चुअल फियर द ऑब्जेक्ट, उसके साथ बिठाया जाता है आपको कि आप अंधेरे वाले रूम में हो, बहुत सारा अंधेरा है, या आपको हाइट वाले में आप दुनिया के सबसे हाइट माउंटेन पे खड़े हो। ठीक है। आप वहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है, बर्फ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपको एक्चुअली उस फियर से क्या है कांटेक्ट करवाया जा रहा है, वो होता है यहाँ पे फ्लडिंग। और ये क्या होता है ओनली इमेजिनेशन करवाई जाती है, यहाँ पे एक प्रैक्टिकली वर्क करवाया जाता है। यहाँ पे क्या है प्रैक्टिकली कराया जाता है और यहाँ पे ऐसे इमेजिनेशन करवा के उस फियर को दूर किया जाता है। क्लियर। यूज सिस्टमैटिक डिसैनिटाइजेशन। ठीक है। किसके थ्रू होता है यहाँ पे सिस्टमैटिक डिसैनिटाइजेशन से। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट कोई भी पर्सन है जिसको फोबिया है, एंजाइटी है, सिस्टमैटिक डिसैनिटाइजेशन से उसको रिड्यूस करवाया जाता है और यहाँ पे काउंटर बैलेंसिंग होती है। क्लियर। पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम रिवॉर्ड करते हैं, रिवॉर्ड जिसमें हम रीइंफोर्समेंट देते हैं, एंड इम्पल्सिव थेरेपी एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन से हम वो अनडिजायर्ड बिहेवियर को क्या है वहीं पे फिनिश कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक। सो गाइस नेक्स्ट इज अवर्सन थेरेपी। अवर्सन थेरेपी वो यूज किया जाता है जब कोई मैल एडेप्टिव जो भी हैबिट होती है उसके साथ हम क्या करते हैं स्टिमुलस को और ऐड कर दिया जाता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अल्कोहल को पेयर किया गया है एमिटिक ड्रग के साथ। ठीक है। जहाँ पे नोसिया होता है, अगर वो जब भी ये ड्रग लेगा तो उसको वॉमिटिंग होगी। राइट। नोसिया होगा, वॉमिटिंग होगी, फिर एक कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा वो है अल्कोहल। अगर मैं ज़्यादा इंट्रोड्यूस करूँगा अल्कोहल को तो मुझे वॉमिटिंग होगी, मुझे प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से क्या है ये अल्कोहल को रिड्यूस कर देगा। क्लियर। मॉडलिंग। मॉडलिंग का कैसे रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। जब कोई फैशन आता है, ठीक है, कोई फैशन आता है या फिर कोई ऐसा बिहेवियर जो हम दूसरों को देखकर एज ए मॉडल हम अडॉप्ट करते हैं।
राइट। कोई एक आपका फ्रेंड है या आपकी कोई फ्रेंड है जो बहुत अच्छे से बिहेव करती है, बहुत अच्छे से बात करती है, आपसे बहुत सब कुछ शेयर करती है, आपको बहुत अच्छी गुड नॉलेज टिप्स भी देती है, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करती है कि आज ये मार्केट में चला हुआ है, आज मैंने ये वर्क किया था, आज वो अपनी आपकी स्टडी में भी हेल्प करती है। तो आप एक दिन उसके इस बिहेवियर, उसका एज ए मॉडल रूप में क्या करोगे, आप उसको एडिट कर लोगे। किसको करके? ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन करके आप एज ए मॉडल बन जाओगे खुद, राइट। क्लियर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर होता है, मैनेजर क्या सब कुछ डिसिप्लिन करके रखता है कि किसको क्या नीड है, कैसे बैलेंस करना है, कौन कौन सी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट का क्या वर्क रहेगा, हर एक चीज़ का, जहाँ पर जितने भी कस्टमर होंगे या एम्प्लॉयमेंट होंगे उसका क्या वर्क प्लेस रहेगा, कितनी सैलरी देनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। एज ए मॉडल वहाँ पे क्या होगा, मैनेजर होगा। तो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या है, आप अपनी लाइफ में उस एज ए मॉडल को क्या है, एडेप्ट कर लेते हो। री में क्या है, जब भी आपको कोई किसी से काम कराना है या आपको डिजायर रिस्पॉन्स चाहिए तो उसके लिए आप री करते हो, रिवॉर्ड देते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्कैनर के बॉक्स में रैट को जब आपने एक स्कैनर बॉक्स में रखा तो वो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर करता था। किसके लिए? फूड के लिए, क्योंकि वो तो हंग्री था। एक्सीडेंटली उसके लीवर के बटन पे प्रेस हो जाता है तो उसको एक फूड मिल जाता है, तो धीरे धीरे वहाँ पे लर्न कर लेता है कि अगर मैंने लीवर को प्रेस किया तो मुझे क्या फूड मिलेगा, राइट। तो एक तरह का हमें जब डिजायर रिस्पॉन्स चाहिए तो हम उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे अफेक्टिव लर्निंग को यूज किया गया है। जो पर्सन सबसे ज़्यादा शाइनेस होता है, डिफिकल्टीज आती है इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन करने से, ठीक है, और ऐसे के अंदर क्या होता है उन स्टूडेंट में, उन पर्सन में उनकी जो मेंटल पीस होती है वो लॉस होती है, उनकी जो एपेटाइट होती है वो भी लेस हो जाती है, उनको भूख नहीं लगती। और इनको क्योर कैसे कर सकते हैं हम? थेरेपी, बायो फीडबैक थेरेपी दी जाती है जिनमें ये चीज़ें होती हैं, जिनमें शाइनेस बहुत ज़्यादा होती है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन करने में डिफिकल्टी आती है, उनका जो मेंटल पीस है वो भी लॉस है और उनकी एपेटाइट है वो भी लॉस है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टूडेंट है अपने क्लास 12th बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टडी को लेकर डिप्रेशन में या स्ट्रेस में है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा उनको डिफिकल्टी आ रही है अपनी। इस तरीके से क्या है, अगर एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिए गए, प्री बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर उन्होंने क्या किया कि उसके मार्क्स कम आ गए, मार्क्स कम आने की वजह से वो बच्चे क्या है, स्ट्रेस में चले गए। स्ट्रेस में गए तो उसके भूख प्यास सब कुछ मिट गया, उसका कुछ भी नहीं लगा, स्ट्रेस में बैठी रहती थी, कहीं कुछ भी खाना वाना सब कुछ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसको बहुत सी डिफिकल्टी हुई। इन चीज़ों को क्योर करने के लिए बायो फीडबैक थेरेपी को क्योर करते हैं। यहाँ पे थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि उन स्टूडेंट को कहा जाता है कि अगर आप इन तरीके से मार्क्स कम आए और आप पढ़ाई करना या स्टडी करना आप छोड़ रहे हो तो क्या आप सही कर रहे हो, तो आप और वर्क हार्ड करो, आपको जिससे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को मॉडिफाई किया गया है एंड मॉडिफाई कर दिया जाता है बॉडी फंक्शन के। कहते हैं ना, अगर हमारा माइंड सही रहेगा तो हमारी बॉडी भी हेल्थी रहेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या किया गया कि उन स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप अपने माइंड को जितना भी क्योर रखोगे आपकी हेल्थ भी उतनी अच्छी होगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। क्लियर। तो यहाँ पे उन्होंने उन स्टूडेंट ने क्या किया, उन बिहेवियर को क्या है लर्न करना शुरू कर दिया, मीन्स अपनी माइंड को पॉजिटिव किया, साथ के साथ अपने हेल्थ को भी मॉडिफाई करना लर्न कर दिया। किसके थ्रू? बायो फीडबैक के थ्रू। कौन से उनके कोच? थेरेपिस्ट थे। क्लियर। इसके अंदर लास्ट आता है टीचिंग। टीचिंग के थ्रू भी ये वाइडली वर्ड यूज किया जाता है, जहाँ पे टीचिंग के थ्रू भी हम लर्निंग कर सकते हैं, लर्निंग को अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे इंस्ट्रक्शनल टास्क होंगे, कोई भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स होगा, हम उसको अच्छे से क्योर कर पाएंगे। प्रैक्टिस के साथ जितनी भी हम प्रैक्टिस करेंगे हम लर्निंग को उतना ही बेटर कर पाएंगे।
राइट। लर्निंग की क्या डेफिनेशन थी? लर्निंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? लर्निंग कैन बी चेंज इन बिहेवियर। जो बिहेवियर में चेंज आता है वो परमानेंटली होता है, प्रैक्टिस से होता है और एक्सपीरियंस से भी होता है, राइट। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल। जितना भी लर्निंग प्रिंसिपल हमने किया उसको हमने अप्लाई किया। रेनफोर्समेंट, एक्सटेंशन, उसको हमने क्या किया? थेरेपी के थ्रू समझा। उसके बाद रेनफोर्समेंट, मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन एंड टीचिंग ऑल अबाउट योर कंप्लीट। तो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर 6। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।